अगर मैं 11th और 12th फिजिक्स की बात करूं तो मोटा मोटा कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स किसी सब्जेक्ट को लगने चाहिए नीट के हिसाब से तैयारी करनी, चाहे पेपर आसान हो या पेपर टफ हो, जो गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका। और आपको लगेगा कि अरे भाई साहब एकदम मजा ही आ गया, हमने तो छोड़ दिया 650 650 नंबर एग्जाम में आ रहे हैं और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपका बहुत हाई चला जाता है, आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स के 2 क्वेश्चन टफ आ गए तो हम फिजिक्स में पीएचडी कर लेते, नहीं, वहां पे भी आपको जो बचाएगा वो कौन बचाएगा? बचाएगा अपनी स्ट्रैटेजी खुद के रिक्वायरमेंट और गोल के बेसिस पर नहीं बनाएंगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं है। कितने घंटे पढ़ने चाहिए, इसका कोई जवाब है क्या? आज तक मिला है क्या किसी को? मैं तुमसे आज 3 सवाल पूछूंगा, उस 3 सवाल को आपको अपने पेपर पे लिखना है और उस 3 सवाल का जवाब आपको उस पेपर पे खुद से बना के लिखना है और वही यहां पे कमेंट बॉक्स में आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। दूसरी बात, मतलब मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, स्ट्रैटेजी आपको बनानी। दूसरी बात, सर मैंने पढ़ लिया है, 11th कंप्लीट है, 12th नहीं कंप्लीट है, हमारा रिवीजन नहीं हुआ है। तीसरी बात, हमने पढ़ लिया है सर, रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है। चौथी बात कि सर रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, टेस्ट नहीं दिया है। तो आप अभी लिखिए आपने कितना किया है। तीसरी बात, कितने टाइम में आपको कवर करना है, टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना है, आपके पास कितना है। अब आपको इन तीनों ही सवाल का जवाब आपको लिखना है और स्ट्रेटजी खुद बनाना है। हर चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज रिलेटिव होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन कहां से चीजों को देख रहा है। तो हम पहली स्ट्रेटजी आज ऐसे बनाने वाले हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले 3 चीज लिख लीजिए कि आप कहां पर है, आपको कहां पहुंचना है और आपके पास कितना समय है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नीट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो नीट का किंग है बायोलॉजी। बायो इज किंग, यस, बायो इज किंग। बायो में 360 नंबर मिलने वाले हैं। बुरा लगे भला लगे, तुमको जैसा लगे, लेकिन यही है गेम। चाहे पेपर आसान हो या पेपर टफ हो, जो गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द किंग इन नीट एंड बायोलॉजी इज द किंग मेकर। अब आते हैं हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा कितने नंबर का होता है भाई? 180 नंबर का होता है। और फिजिक्स भी होता तो 180 नंबर का है, लेकिन इस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। फिजिक्स तो ऐसी चीज है जिससे दूर दूर से राम राम, ना तो ज्यादा दोस्ती सही ना तो ज्यादा दुश्मनी सही। जब से नीट हुआ है 2013 से लेकर के 2025 तक, तो मेनली मोटा मोटा कह सकते हो 2 तरह का पेपर आया है। पहला पेपर आया मतलब पैटर्न 24, 23, 22, 17, 18 और 2020 में, इसको कहते हैं लेवल डाउन हो गया पेपर का। 25, 21, 2016 पेपर का लेवल टफ हो गया। ठीक है, 2017, 18 में मॉडरेट था, एवरेज था। जैसे ही पेपर डाउन आता, हमें नहीं पता 26 में कैसा आएगा, हमें नहीं पता 26 में क्या होने वाला है। और आपको लगेगा कि अरे भाई साहब एकदम मजा ही आ गया, हमने तो छोड़ दिया 650 650 नंबर एग्जाम में आ रहे हैं और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपका बहुत हाई चला जाता है, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कभी भी कितने सवाल आप कर पा रहे हो ये मैटर नहीं करता, रिलेटिव मैटर करता है कि आप किस पेपर में कितने सवाल कर पा रहे हो। ठीक है, तो 100% फोकस से बात करना है। 3 महीने अपने जीवन के मुझे दे देने हैं और इस 3 महीने में सिर्फ मेहनत करना, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। आपके सोचने से रिजल्ट आ जाएगा क्या? है नहीं आएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है पढ़ाई के बारे में, फोकस पढ़ाई के रिलेटेड करना है। दूसरी बात, रिसोर्स लिमिट करनी है ना, 1 बुक 1 टेस्ट 1 वीडियो लेक्चर, 1 वीडियो लेक्चर 1 बुक 1 टेस्ट सीरीज, दैट्स इट, इनफ है, इनफ है। टेस्ट को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, अटेम्प्ट एवरी टेस्ट। नीट पीओआईक्यू मस्ट है और डेट भी लिख देता हूं 2013 से लेकर के 2025 तक। उसके बाद जेई मेन पीओआईक्यू सेलेक्टेड सारे ईयर के करने जरूरी नहीं है, आप 2023 से लेकर के 2025 तक कर लीजिए। आपको भले ही बहुत कुछ आता हो, बहुत बहुत बहुत, आप पीएचडी हो उस चीज पर, सॉरी पीएचडी हो उस चीज पर, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना पड़ेगा ग्राफ। कौन से फिजिक्स के चैप्टर में, कौन से टॉपिक में ग्राफ नहीं बनता है? तो बेसिक मैथ में ग्राफ, फिगरो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी आता हो। वेक्टर का मैं आपको मुंह पे ही ना, तेरे मुंह पे 10 चैप्टर का नाम ऐसा बता दो जो बिना वेक्टर के पढ़ाई नहीं जा सकता। लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, एसी और ईएम वेव एंड एसएचएम वेव, बिना वेक्टर के पढ़ लोगे? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वर्क डन, पूरा वेक्टर में पूरा मैग्नेटिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स में आता है। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर क्यू वी क्रॉस बी,
बिल बी आई एल क्रॉस बी, टॉर्क आर क्रॉस एफ, कितना क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वर्क एनर्जी, वर्क डॉट प्रोडक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट में। तो इसमें पीएचडी करना पड़ेगा आपको। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। काइनेमेटिक्स 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की पकड़ हमने बना ली। उसके बाद वेरिएबल एक्सीलरेशन के कुछ फ्लेवर समझ लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के फ्लेवर समझ लिए, ग्राफ के फ्लेवर समझ लिए, और सीधा हमने समझ लिया मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। बस इसमें 3 लेक्चर लगेंगे। मोशन इन अ प्लेन में काफी कुछ है। प्रोजेक्टाइल समझ लिया, जनरल 2D मोशन समझ लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ लिया, और हमने रिलेटिव मोशन समझ लिया, और सर्कुलर मोशन समझ लिया। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट बस ये है तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन का पार्ट। लॉज ऑफ मोशन, पुल्ली प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम, स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट, ये देखो कनेक्टेड बॉडी मोशन, इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 लेक्चर लगने चाहिए। फ्रिक्शन आगे भी बहुत काम आता है। वर्क एनर्जी पावर, वर्क का कंसेप्ट पढ़िए, और काइनेटिक और मोमेंटम का रिलेशन पढ़िए, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़िए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़िए, स्प्रिंग पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे जो सवाल बनता है वो बनिए। पावर का कंसेप्ट पढ़िए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़िए। उसके बाद कोलिजन, सेंटर ऑफ मास लिखना सीखिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए। अब देखिए, अब ना चाहे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कोई चीज और लिस्ट इंपॉर्टेंट हो, अभी इतना समय है कि सब कुछ आपको अच्छे से करना चाहिए। कोई चीज से सवाल नहीं आया, वो आ सकता है। कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपने थोड़ा सा फॉर्मूला देख के गया, हो सकता है उसी पे सवाल आ जाए डायरेक्ट। नो वन नोज कि पेपर कैसा आएगा। हाँ, लेकिन अभी भी मैं आपको 20-25 टॉपिक क्लास में बताऊंगा, ऐसा बता दूंगा जिससे 25 सवाल डन है। 25 टॉपिक 25 सवाल मैं अभी लिख देता हूं, तो अभी तेरे मुंह पे बोल दूंगा 25 टॉपिक 25 सवाल। 25 टॉपिक नहीं, चल 35 टॉपिक बोल देता हूं, और 25 सवाल, ये तो मस्ट है। 25 क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, लेकिन उसके लिए उससे 25 टॉपिक पढ़ने में भी आपको 10 क्लास लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत से कर लेंगे। 35 टॉपिक पढ़ने में भी आपको 10-15 क्लास लगेगा। कौन से 35 टॉपिक? गेट का सवाल हर साल आता है, डायोड का सवाल हर साल आता है, फोटो इलेक्ट्रिक हर साल आता है, एक्सरे का फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, डिब्रॉगली वेवलेंथ का हर साल आता है, और फिर उसमें चले जाओ वर्क डन और पावर का 2 कप पढ़ लो, उसमें से एक सवाल हर साल आता है। ऐसी चीजें हैं जहां से सवाल आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से, रे ऑप्टिक से बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से सवाल आता है, तो क्लास में बता देंगे। लेकिन अभी ना आपको पूरा पूरा थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बेसिक से कंसेप्ट लेके उठाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे। जैसे मैं क्या बोला वीडियो लेक्चर में, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं एकदम जीरो से शुरू करूंगा और आपको बेसिक फील दिलाऊंगा फिजिक्स का, बेसिक फील दिलाऊंगा फिजिक्स का। उसके बाद मैं आपको थ्योरी जो पढ़ा रहा उस पर क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा। थोड़ी सी चेंज करिए मैंने आजकल, पढ़ाने का स्टाइल और इंप्रूव किया है। क्या? क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग से सिखाता हूं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाता। मैं तुमको कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कोई फिजिक्स की चीज बताऊंगा, और मैं तुमसे पूछूंगा बताओ क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं। तुमसे पूछूंगा, यस तुमसे। अब तुम सोचोगे कि अच्छा ये हमने थ्योरी पढ़ी, अब इस थ्योरी पे अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेमिंग करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर तू ये सीख गया तो भाई इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होना है वो तो तू खुद सीख जाएगा। तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुमको क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा। फिर हम पीवाईक्यू बेस्ड 100% करेंगे। अगर मुझे टाइम का लिमिटेशन हुआ तो मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन पीवाईक्यू मैं एकदम कराऊंगा और पूरा कैलकुलेशन करके आंसर तक निकाल के पहुंचाऊंगा तुमको, क्योंकि जो जरूरी है वो जरूरी है, मुंह नहीं फेर सकते। और आप एकदम बच्चे की तरह सोचिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या जरूरी है, बच्चे के लिए सोचिए। मैं हवाबाजी कुछ भी कर दूं यहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। मेरे जीवन में पड़ेगा, आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या जरूरी है वो समझने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन हम सीखेंगे बहुत अच्छे से, और कंसेप्ट अप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद जेई मेन एंड जेई एडवांस के मैं आपको बताता हूं, ये प्रॉमिस कर रहा हूं और मैं करा दूंगा। 30% क्वेश्चन जेई एडवांस के, 30 से 40% क्वेश्चन तेरे क्रैश कोर्स में जेई एडवांस के मैं 20 साल के करा दूंगा तुमको, बहुत होता है। और जेई मेन के 50 से 60% क्वेश्चन करा दूंगा मैं। सर इतना कैसे कर पाओगे? कर लेंगे, वो छोड़, मेरी एफिशिएंसी बहुत हाई है, करा दूंगा मैं। कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक ये बातें हो गई। 12th में भी मोटा मोटा चैप्टर नहीं लिखा, ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, तो इस वीडियो लेक्चर से आपको हर रोज क्या बनाना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है ये क्लास में बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्वेश्चन सिर्फ 20% ही नोट्स में लिखना है। कंप्लीट थ्योरी ओनली 20% क्वेश्चन, ये मैं क्लास के पीपीटी में मार्क करके दूंगा हर रोज कौन सा क्वेश्चन इन नोट्स, बाकी सब प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद संघर्ष असाइनमेंट आपको देंगे, प्रैक्टिस सीट,
जिसमें लेवल अप क्वेश्चंस होंगे वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा टाइम कितना अलाउ करता है, उस हिसाब से करना है। किसी को अगर टॉप 100 में रैंक चाहिए तो ये मस्ट है, टॉप 200 में रैंक चाहिए मस्ट है, किसी को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए नहीं जरूरी, इतना कर लो, आगे जो डीपीपी आएगा वो कर लेना, हो जाएगा काम। वो तो तुम्हारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये पूरी बातें हैं, रियलिटी समझिए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए, अपनी कैपेबिलिटी को समझिए और अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।